हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंद्रा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आर के पटेल आज आपके साथ जुड़ा हूं एसआई अंतिम प्रहार के लिए। तो जैसे कि जवानों, आपको पता है आप सभी का एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। परीक्षा की घड़ी बहुत ही नजदीक है। तो आज इन क्वेश्चनों के माध्यम से नहीं, मैं आपसे बस एक ठीक है गुफ्तगू करने आया हूँ, बात करने आया हूँ कि मुझे पता है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मन में कुछ संशय होगा, ठीक है, कुछ चिंताएं होंगी कि आगे क्या होगा, कैसे करें, किस तरीके से होगा। तो बस इन्हीं चिंताओं को दूर करें। बस कुछ ही समय है आपके परीक्षा में, तो आप अपना एक आत्म संतुलन बना के रखें। एक दूसरी तरफ जहां चिंताएं होंगी, वहीं एक तरफ आशा की नई किरण भी होंगी कि इस बार वर्दी हमारे कंधे पे ठीक है, वर्दी हमारे शरीर पे लगेगी और जो सितारे हैं वो कंधों पे सजेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि है सरल। ठीक है, बस ये है कि हमें एग्जाम में इन प्रश्नों को सरल सोच करके, ठीक है, कुछ गलत डिसीजनों के चलते ऑप्शंस को इधर से उधर ना करते हुए सही बनाना है। हर एक प्रश्न याद रखिए आपको वर्दी के समीप लेते जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न पे लापरवाही ना करें और हर प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से करें। तो जैसा कि आप सभी को ठीक है दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। रैंडम क्वेश्चन है। परीक्षाएं कैसी होंगी, किस आधार पे होंगी, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ सरल प्रश्नों के साथ आज हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन सीरीज से है, तो आप सभी इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसा कि एक सीरीज में आपके सामने रखा, ये 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क 36 और 343। तो यहां जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ स्क्वायर नंबर्स हैं, कुछ क्यूब नंबर्स हैं, और इनको लेकर के एक सीरीज हमसे पूछा गया है। तो अल्टरनेट सीक्वेंस में कुछ नंबर्स हैं जिनके क्यूब देन स्क्वायर इस तरीके से दिया गया। तो इस प्रश्न को यदि हम लोग डिकोड करें, तो पहला वाला 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्क्वायर है, तीसरा 3 का क्यूब है, चौथा फिर से स्क्वायर है, तो पांचवा होना चाहिए 5 का क्यूब। देन 6 का स्क्वायर है, देन 7 का क्या है, क्यूब है, लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको लिखें, क्वेश्चन मार्क 5 के क्यूब पर है, इसलिए आंसर होगा 125। ठीक है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कोडिंग का ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन दो चीजों पर होते हैं, इसको आप लोग क्लियर रखो। या तो ये सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन होंगे, या फिर क्लियर रखिए ये रोटेशन क्वेश्चन होंगे। मतलब बार बार हम लोग इस रोटेशन को साइक्लिक वे में पूरा करते हैं। ठीक है, कि साइक्लिक वे बोलने का मतलब कंटिन्यू वही चीज बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होते हुए हम लोग उन चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां मैं बोलूं, तो हो सकता है इन चारों में से जब मैं एक एक चीजों को करते चले जाऊं, तो यहां पहले मैं ये देख पाऊं कि पहले W हो, फिर उसके बाद S, मतलब एक बार W और S, फिर उसके बाद यदि मैं बोलूं तो दो दो बार W और SS, फिर मैं बोलूं तो 3 बार W और 3 बार S, फिर मैं बोलूं तो 4 बार W और 4 बार क्या है, S है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहीं यदि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो एक क्वेश्चन यहां पे जैसा ब्लड रिलेशन से पूछा गया कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। तो पहले तो आप इसको क्लियर कर लो, कितने सदस्य हो गए यहाँ पे, 6। ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी विवाहित जोड़ा है, आप यहां से शुरू कर सकते हो। इनमें से एक मेल और एक फीमेल होगा, तो इसके बारे में जानकारी यहां पे बता दी गई कि ए जो है वो क्या होगा, पुरुष सदस्य होगा। ठीक, वहीं यदि हम लोग देखें तो आगे लिखा है कि डी सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है। देखो यहां बता दिया गया कि ये जो डी है वो सी का इकलौता बेटा है। तो वहीं हम लोग यदि लिखें तो सी के बारे में बताया जो ए का क्या है, भाई है।
तो ए का भाई हम लोग बता दिए किसको, सी को, और उसी का जो बेटा है वो कौन हो जाएगा, डी। अब यदि मैं बोलूं तो ए से विवाहित यदि बी है और ए पुरुष है तो बी जो होगी वो महिला हो जाएगी। आगे उसने लिखा ई डी की बहन है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ई जो होगी वो डी की बहन होगी। बी एफ की बहू है, तो एफ की बहू बोलने का मतलब वो ए की माता होगी, और उसी में लिखा कि उसके पति का क्या हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। अब क्वेश्चन में बोला कि ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से उनकी माता के रूप में संबंधित होगी, और यह उसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसके बाद इसमें दिया गया एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। क्या लिखा, ए बी सी डी ई एफ और जी एक लाइन पे खड़े हैं। तो पहले एक लाइन कंसीडर कर लेना, हो सकता वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो। क्वेश्चन को आगे देखो, दायां बायां लिखे होने पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ऊपर नीचे लिखे होने पर वर्टिकल लाइन होगा। जैसा यहां पे लिखा, जी डी के दाएं और बी के बाएं हैं। शुरुआत आप यहां से करना चाहो तो यहां राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पता होना चाहिए, जो कि कहीं भी क्वेश्चन पे दिया नहीं है। इसीलिए रैंडम आप स्टार्ट करो कि डी के दाएं यदि मैं बोलूं तो यहां पे जी होगा, और यही जी बी के बाएं हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 लोगों को बिठा दिए। आगे अभी भी बचे हुए हैं कितने, 3 लोग, सॉरी 4 लोग। तो इस कंडीशन में देखो लिखा हुआ है कि ए सी के दाएं ओर है। अभी तक हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देख पा रहे हैं। अगला वो लिखा, ए और डी के बीच एक बच्चा है। तो यहां बी है और बी और डी के बीच है, मतलब एक कंडीशन यहां पे आ जाएगा, और इस कंडीशन में ए और डी के बीच में एक बच्चा होगा। तो ये ऐसा हम लोग को ग्राफ मिल गया। आगे ई और बी के बीच में 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है आप ई को यहां बिठा पाओ, या हो सकता है इधर आप 2 स्थान करके ई को बिठा पाओ। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है। फिर बोलता है डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं। तो यदि मैं डी और एफ के बीच लिखूं तो दोनों तरफ हो सकते हैं कि एफ का पोजीशन आपको मिल जाए। तो अब इस चीज के लिए मैंने यहां पे कंसीडर किया कि ए सी के दाएं ओर है। तो ए यदि यहां पे होगा तो उस कंडीशन में सी यहां हो जाएगा। अब जब सी यहां होगा तो उसके चक्कर में हम लोग फिर से इसको चेक कर सकते हैं कि वापस यदि मैं बोलूं तो ए और डी के बीच एक बच्चा यहां पे हो गया। फिर बोला ई और बी के बीच 2 बच्चे हैं, तो यहां मैं किसको रख सकता हूं, ई को। और इस तरीके से यदि मैं लिखूं तो ई और बी के बीच 2 बच्चे डी और जी हैं। आगे लिखा डी और एफ के बीच 2 बच्चे, तो ये डी है तो 1 2 यहां पे कौन हो जाएगा, एफ। और इस तरीके से इनका एक सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला उसको ध्यान से पढ़ना। तो लिखा है दाहिनी और अंतिम में कौन बैठा है। तो दाहिनी और अंतिम में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं तो ये वेन आरेख से क्वेश्चन है। वेन आरेख में जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक जो सर्कल बेस पर बनता है और दूसरा ग्राफिकल बेस पर बनता है। जैसे इसमें लिखा गया कि एक डिनर पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल मछली और कुछ व्यक्तियों ने मांस लिया। कुछ व्यक्ति शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों की बात हो रही है। शाकाहारी के साथ साथ एक वर्ग मछली और दूसरा वर्ग जो है वो मांस के बारे में बता रहा है। आगे लिखा, मछली और मांस दोनों को स्वीकार किया। निम्नलिखित तर्क आरेख में से कौन सा सही ढंग से इसे, ठीक है, इस स्थिति को दर्शाता है। तो पहले तो 3 खंड हैं, इसको क्लियर कर लें। एक शाकाहारी वर्ग होगा, एक में मांसाहारी जहां कुछ, ठीक है, मछली और कुछ मांस का भक्षण करेंगे। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों लेते हैं। इसीलिए हमारा जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और यदि हम लोग इस सर्कल की बात करें तो ये जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसी में यदि मैं बोलूं तो यदि मैं दोनों वर्ग को अलग करना चाहूं, ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि आप यहां पे कुछ इस तरीके से देखो कि एक जो है वो मांसाहारी है
और एक जो है वो शाकाहारी है। अब शाकाहारी इनसे अलग होगा। अब यहां पे हम लोग दो ग्राफ को लेके चल रहे हैं कि एक वर्ग जो है वो मांस का और दूसरा वर्ग जो है वो मछली का। कुछ ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। तो इस स्थिति में ग्राफ देखा जाए तो सबसे बेहतर वाला ग्राफ होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोनों में हो सकता है आप कंफ्यूज ये हो कि पहला लें कि दूसरा लें। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस पार्टी के बेस पर जब बोला गया तो पार्टी में यहाँ सदस्यों की संख्या को देखा जाता है। ठीक है, पार्टी में जब दो वर्ग आप देखोगे तो एक पार्टी का समूह लिया गया है। पार्टी के समूह के लिए एक बड़ा सा कैपिटल जो आप ग्राफ देखते हैं ये उस पार्टी को बताता है। पार्टी का एक वर्ग मांसाहारी है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक भाग शाकाहारी है जो इनको अलग कर रहा है। तो ऐसे करने पर हम लोग यहाँ पे एक चीज बता पा रहे हैं कि ये सर्कल पार्टी के लिए यूज होगा, तो उस पार्टी में आप यहाँ शाकाहारी लोगों को शामिल ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तीनों में से मैं आपको बोलूंगा कि ऑप्शन नंबर ए ज्यादा क्या होगा? परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसमें जो जो बोला गया उसको आप लोग पहले क्लियर कर लें। तीन ग्राफ है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। इनमें यदि मैं बोलूं तो कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं जैसे ए बी सी डी ई और एफ। ई की बात करें तो ये केवल वर्ग में है। बी की बात करें तो ध्यान से इसको करना, ये तीनों में है। ए की बात करें तो ये केवल वृत्त और वर्ग में है। डी की बात करें तो ये वृत्त और त्रिभुज में है। सी की बात करें तो ये भी वृत्त और त्रिभुज में है। और एफ की बात करें तो ये केवल त्रिभुज में है। अब देखिए कौन सा कथन सही है पूछा है। तो सबसे पहले लिखा ए और बी सभी तीन आकृति में है, तो ये संभव नहीं है। ई ए बी सी सभी तीन आकृतियों में है, ये भी संभव नहीं है। एफ सी डी बी ए सभी तीन आकृतियों में है, ये भी संभव नहीं है। केवल बी सभी तीन आकृतियों में है, तो ये संभव है। लिख सकते हैं। वैसे ही अगला दिया एक सीक्वेंस को लेकर के कि इनको किस तरीके से हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे? तो जैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है कि सब में एल है, उसके बाद अगला जो अल्फाबेट है सब में आई है। तो जब तक अल्फाबेट्स कॉमन होंगे तब तक कोई भी कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगला यदि मैं बोलूं तो इसी में देखिए क्या क्या है। इसमें V है, इसमें T है, इसमें V है, यहां पे भी T है और इसमें T है। तो जाहिर सी बात है T वाले वर्ग पहले आएंगे। तो तीन अल्फाबेट में T और दो में हम लोग को मिला है V। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि मैं इसके बाद बोलूं तो लाइफ में फोर्थ अल्फाबेट E है, ठीक। और यदि मैं लिविंग की बात करूं I है। इन दोनों में ई पहले और आई बाद में आता है, इसीलिए फोर्थ जो होगा वो लिव होगा और लास्ट जो होगा वो लिविंग होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि मैं बोलूं तो पहला वाला हमारे लिए चौथा आ रहा है और पांचवा वाला पांचवा आ रहा है। तो देख के देखिए एक पांच किस में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब उसके बाद टी वाले पे आते हैं। तो टी वाले पे देखो क्या क्या है यहाँ पे। तो लिटिल में भी टी है, लिटर में भी टी है और लिटरेसी में ई है। तो जाहिर सी बात है पहले लिटरेसी आ जाएगी, ई पहले आएगा। तो लिटरेसी मतलब चार वाला पहले आना चाहिए। ऑप्शन लगा सकते हैं हम लोग कौन सा? डी। इसके बाद बाकी दोनों को भी कंपेयर करो तो ये टी होगा, इसमें भी टी होगा। यहां एल है, यहां पे ई है, तो यहां ई पहले आएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एल। इसका मतलब इसका सीक्वेंस हो जाएगा 4 2 3 1 और 5। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फिर लिखा है स्पार्कल। स्पार्कल में अक्षरों का कितना जोड़ा जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में है। तो यहां दो प्रश्नों को ध्यान देना। जैसा कि स्पार्कल लिखा है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं।
एक क्वेश्चन बनेगा अरेंजमेंट से, और एक क्वेश्चन बनता है पेयर से। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन सरल होते हैं क्योंकि यहां आपको इनके क्रम के आधार पर इनको जमाना होता है। ठीक है, पेयर में इन्हीं चीजों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, जमाना होता है। स्पार्कल लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना। तो जब मैं इसको लिखूंगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए, फिर ई, फिर के, फिर एल, फिर पी, फिर आर, और फिर एस। ये ऐसा होगा। तो यहां पूछा जाता है कितने अक्षरों के क्रम, ठीक है, पहले जैसे हैं। तो यहां यदि मैं बोलूं तो कोई भी अक्षर देखो है क्या, एस के जगह में ए, पी के जगह में ई, ए के जगह में के, आर के जगह में एल, के जगह में पी, एल के जगह में आर, ई के जगह में एस। तो ऐसे करने पर इस प्रश्न का उत्तर होता 0। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन यहां से ना पूछ के वो पेयर से पूछा है। तो पेयर वाले क्वेश्चन इसकी अपेक्षा थोड़े लेंदी होते हैं। यहां पे करना क्या है, तो बस अल्फाबेट पढ़ना है। जैसे एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, एक भी पेयर नहीं है। पी के बाद पी के बाद क्यू, आर, तो पहला पेयर मिल गया पी और किसका, आर का। आगे भी पूरा करना है तो एस टी यू, आगे कुछ नहीं है। पीछे करके देख लीजिएगा, पी के बाद क्यू, इधर ए के बाद बी, सी, डी और ई, तो अगला पेयर ए और ई का है। पीछे ए, बी, सी, यहां भी नहीं है। और आर के बाद एस टी यू, इधर भी नहीं है। पीछे आर के बाद एस टी यू, इधर भी नहीं। के बाद एल, तो हम लोग जानते हैं के बाद क्या आ जाएगा, एल। अगला एम नहीं है, पीछे के बाद एल, एम, एन, ओ, इधर एल के बाद एम, इधर एल के बाद एम, एन, ओ, पी, तो एक और मिल जाएगा, एल और पी। ठीक है, अगला यदि मैं बोलूं ई, तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे और के, कितने पेयर होंगे, 4, मतलब आंसर होगा 3 से अधिक। ये ऐसा हो जाएगा। अगला जो 99 नंबर का क्वेश्चन है, ये 99 नंबर का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पिछली बार एसआई प्री में पूछा जा चुका है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था जहां पे वो एग्जाम में पूछा था। ठीक है, कंपेयर किया कि वहां लड़कियां जो होंगी वो लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। तो पहले इसको क्लियर कर लेना कि लड़कियों की संख्या अधिक होगी जबकि लड़कों की संख्या कम होगी। लड़कों की संख्या जैसे आप लिखोगे तो जो भी आप बी या क्या लिख दिए, जी, तो इन दोनों को जोड़ने पर इनकी संख्या 60 होगी। और यहां बोला गया है लड़कियां, मतलब जो से डिनोट किए हैं, लड़के बी से डिनोट किए हैं, इनके 2 गुने हैं। मतलब 2b बराबर या 2b प्लस क्या हो जाएगा, b बराबर कितना, 60। इसी को लिख सकते हैं 3b बराबर कितना, 60। तो b की वैल्यू जो होगी वो 20 होगी। अब इसी को जब हम लोग लिखें तो ये 20 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 40। तो इस संख्या को आपको बिना इतना कुछ करे लिखने आना चाहिए कि डायरेक्ट आप कंपेयर करो, ये 20 है तो ये कितने होंगे, 40। आगे उसने लिखा कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। तो कमल का पहले तो जेंडर डिफाइन कर लेना। कभी कभी ये ऐसे नामों को लिख करके देगा जहां से जेंडर डिफाइन नहीं होता। जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था एसआई में, ठीक है, वहां पे देखना गंगा करके लिखा था। तो जब तक वो ना दे कि मेल है फीमेल है, तब तक आप ऐसे प्रश्नों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें लिखा कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो हिज या हर का केस देगा, वहां से आप उसको क्लियर कर सकते हो। आगे लिखता है यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, तो यहां यदि मैं लिखूं तो कमल से पहले लड़कियों की संख्या 9 है। और क्वेश्चन में बोला कमल के बाद कितने लड़के हैं। तो पहले तो एक क्रम को आप देख लो कि क्रम यदि मैं बोलूं, यदि ये 17 है
तो कमल से पहले कितने बच्चे होंगे? 16। और यदि 16 बच्चों में 9 लड़कियां हैं तो जो लड़के होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे, ताकि 9 और 7 कितना हो जाए? 16। अब यदि मैं बोलूं तो कमल एक लड़का और यहां 7 और 1 क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं 8 लड़के, और टोटल लड़कों की संख्या है 20। तो जाहिर सी बात है कमल के बाद लड़कों की संख्या होगी 12। तो आंसर हम लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सिमिलर अगला क्वेश्चन जो दिया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन रहा। तो ऐसे प्रश्न में कौन सा समीकरण सही है या कौन सा गलत है, पहले उसको आप ध्यान से पढ़ना। यहां पे क्या लिखा? सही है। तो एक साथ पहले डिकोड करते हैं, कहां कहां पे क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो माइनस का अर्थ है विभाजन, जहां जहां माइनस दिखा उसको आप भाग में कन्वर्ट कर दो। तो ये भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा, यहां भी भाग लिख सकते हैं, और इस वाले में भी भाग लिख सकते हैं। ये ऐसा होगा। प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहां मैं इसको गुणा में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये भी गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे यदि हम लोग देखें तो ये भी गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला भाग का अर्थ है घटाव, तो भाग का अर्थ घटाव रख देते हैं सभी जगह, जहां जहां भाग दिख रहे हैं एक साथ घटाव लिख दो। और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो गुणा का अर्थ क्या होगा? जोड़ होगा ना, तो इसको हम लोग जोड़ लिख देते हैं। यहाँ पे ये जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस है इसका अर्थ भाग था, तो यहाँ भी आप भाग लिख सकते हो। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले वाले को पहले कर लेते हैं। बॉडमास में सबसे पहले भाग होता है, तो ये हो जाएगा 20 बटे में क्या होगा? 12, और 6 ये हो जाएगा गुणा। आगे माइनस में 7 और बटे में रहेगा 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में इनको आप पूरा सॉल्व करना। तो 6 से ये 2 बार, 2 और 2 से ये 10 बार, तो 10 माइनस में क्या हो जाएगा? 7। लिखेंगे कितना? 3। तो ये पहला वाला क्या हो गया? यहां से गलत हो गया। उसके बाद अगले की मैं बात करूं तो यहां देखो 6 डिवाइडेड बाई 20 है, जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में एक परफेक्ट नंबर नहीं ला सकता, इसलिए इसको कैंसिल कर दिए। अगले में यहां पे मैं बोल सकता हूं, तो 20 भले ही 12 से भाग नहीं होगा, लेकिन 20 गुणा 6 हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12, फिर -7 प्लस में 1, इतना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 12 2 बार, 2 से 10, तो 10 में से 7 और प्लस में 1। इसको ध्यान से करना, 7 और 1 8 मत कर देना, ये माइनस में और ये प्लस में है, इसका मतलब ये 3 होगा और ये 1 होगा कितना? 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला एक लास्ट बचा ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले सॉल्व करते हैं किसको? भाग को। ये 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 6 माइनस में 20 प्लस में 12 इंटू में 7 और डिवाइड में 1 भी लिखेंगे तो वो 7 होगा। आगे जब इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू हो जाएगी 84 प्लस में, और यहां पे है 20 माइनस में 6। सबसे पहले यहां ऐड होगा 84 और 6 जो कि होगा 90, और 90 में 20 माइनस होगा और हम लोग लिख सकते हैं 70। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलो इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन यदि लें तो ये सिलोइज्म का क्वेश्चन है, और सिलोइज्म में क्वेश्चन जैसा लिखा है, पहले आप एक ग्राफ बनाओ। तो यहां बोला गया कुछ अंजीर संतरे हैं, तो पहले हम लोग अंजीर को संतरे बताते हैं, कुछ का केस है। और ये क्या हो जाएगा? तो कुछ अंजीर संतरे हैं। अगला सभी संतरे अंगूर हैं, और सभी आम संतरे हैं, तो ये जो आम के लिए ग्राफ बनेगा ये इसके अंदर बनेगा।
अब इसके बाद उसने बोला निष्कर्ष में कि कुछ अंजीर अंगूर हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ भाग जो होगा ये हम लोग को मिल जाएगा, तो पहला वाला सत्य है। अगला सभी आम अंगूर हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। और कुछ आम अंजीर हैं, तो आम और अंजीर का कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ आंसर होगा पहला और दूसरा जो है वो सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये सी हो जाएगा। अगला यदि मैं बोलूं तो ये जो 92 नंबर का क्वेश्चन है ये सीरीज से है, ये भी सरल क्वेश्चन था। यहां हम लोग देखें तो पहले इन, ठीक है, ब्रैकेट्स को जोड़ दिया गया, तो 9, 6 और 4 जोड़ने पर आएगा 19, 3, 2 और 5 इनको जोड़ने पर आएगा 10, और 8, 7 और 3 इनको जोड़ने पर आएगा 18, और इन्हीं का दो गुना नीचे दिया गया है, तो 19 दूनी 38, 10 दूनी 20 और 18 दूनी 36। आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला एक सीरीज लीनियर सीरीज से था, तो लीनियर सीरीज जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहां एक रिलेशन हमको मिलेगा 17 और पहले 51 का, तो 17 का गुणा 3 से मिल गया 51। अब अगला 51 में 7 जुड़ा, मिला 58। फिर इन दोनों को जब लिखे 58 का गुणा 2 से 116, प्लस में फिर से 7 जुड़ा 123, गुणा में फिर से 123। तो ये जो सीरीज हमको मिल रहा है गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और एक तरफ +7 तो अगला +7 आना था, और यही 130 हो जाता, 130। तो इसको हम लोग आंसर करते कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये इस तरीके से बनता। तो इन क्वेश्चंस को एक बार प्रॉपर बनाते चलिए और इनको एक बार रिवीजन करते चलिए। अगला है पॉकेट, तो पॉकेट के लिए जो लिखा हुआ है POCKE और T, पहले वर्टिकल ऑर्डर में लिख लो, VGMEQR, ये इस तरीके से है। तो ये क्वेश्चन दिया गया था क्रॉस लेटर से कि यहां P है तो यहां पे R है, मतलब मैं बोल सकता हूं P के बाद Q और Q के बाद R, मतलब +2 का केस है। सिमिलर T है और यहां V है, तो यहां भी मैं बोल सकता हूं T के बाद U और फिर ये V है, यहां भी प्लस। O के बाद PQ, C के बाद DE, K के बाद LM और E के बाद FG। तो जब डिजायर के लिए आंसर करते तो यहां भी वही फॉर्मेट, पहले फर्स्ट और लास्ट को करके देखिए, कई बार यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो D के बाद E और F, लास्ट में F आता। E के बाद यदि हम लोग लिखें तो F और G, फर्स्ट में G। कितने ऑप्शन में है G और F, तो पहले में है, दूसरे में है और तीसरे में है, तीनों में है। R के बाद यदि मैं बोलूं तो S और T, E के बाद मैं बोलूं तो F और G, I के बाद मैं बोलूं तो J और K, और S के बाद बोलूं तो T और U, ये ऐसा हो जाएगा। तो GTKUGF, तो देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। अगला समीकरण को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन था कि आप इन वैल्यूज को रख करके देखो कि कौन सा समीकरण कहां से बैलेंस होगा। तो पहले में 8 और 32 है, तो यदि मैं 8 और 32 को चेंज करूं तो पहला वाला हो जाएगा 24, 8 के जगह में मैंने 32 लिख दिया, फिर 2, 7 और 32 के जगह में लिख दिया मैं 8, और इसी को सॉल्व करने पे आना चाहिए 170। भाग और गुणा को बदलना है, तो पहले भाग के जगह में गुणा आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, और गुणा के जगह में भाग रहेगा। तो जब मैं यहां पे फिर से सॉल्व करूं तो 7 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए पहला वाला विकल्प कैंसल, क्योंकि आप इसको करेंगे भी तो ये पॉइंट में लेके आएगा, और पॉइंट में लाएगा तो 170 हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं। अगला 7 और 24 है, तो 7 और 24 को चेंज करके देखेंगे, तो पहले ये 7 हो गया, भाग में 8 है, अगला प्लस और माइनस को बदलने बोला तो बदल दो, 2,
प्लस में यहां पे हो जाएगा कितना 24, मैं 24 और 7 को इंटरचेंज कर दिया और इनटू में 32, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां भी यदि आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 8, तो इस कंडीशन में ये भी संभव नहीं है। अब अगला मैं 24 और 32 को ले रहा हूं और प्लस और माइनस को, तो यहां जब लिखेंगे 24 के जगह 32 होगा, भाग में 8 होगा, माइनस में 2, प्लस में हो जाएगा 7 और गुणा में रहेगा, ठीक है, कितना 24। इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या होगा, तो 32 8 से भाग जाएगा 4, माइनस में 2 और 7 का 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 168, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यदि मैं बोलूं तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड होंगे, 172 और माइनस में 2 इक्वल्स टू 170, यही लाना था और यही हमारा आंसर होगा। कई लोग यहां पे गलतियां करते हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में इस चीज को ध्यान ना दे करके उन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो कभी भी दो अपोजिट साइन एक साथ ऐड नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों पर फोकस करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, ये एक हायरार्की से है, और हायरार्की से है मतलब इनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो यदि मैं इन क्रमों की बात करूं तो ये अभी रिसेंट में पीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहां मैं बोलूं तो इनमें सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं फील्ड मार्शल को, किसको, फील्ड मार्शल को। उसके बाद जनरल ये आ जाएंगे। इसी में देखना आप लोग कुछ जनरल के बारे में पढ़ते हो, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, ठीक है, तो ये सब जनरल इनके नीचे आते हैं ना, इसके एक हायरार्की में आते हैं। अब यदि मैं अगला बोलूं तो ब्रिगेडियर आते हैं, ब्रिगेडियर के बाद यदि मैं बोलूं तो कर्नल, फिर उसके बाद जैसे आप मेजर वगैरह सुनते हैं वो पोस्ट आते हैं, फिर उसके बाद कौन सा है, लेफ्टिनेंट। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ये हायरार्की अच्छे से क्लियर करिएगा क्योंकि यहां से भी चांसेस हैं क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला लिखा PQRST 5 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग, ठीक है, अंक प्राप्त किया। केवल 2 लोगों ने P से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किया। जैसे इसको मैं लिखूं तो केवल 2 लोगों की बात हुआ है, किससे, P से अधिक। तो P से अधिक में बोलूं 2 लोग होंगे, इसका मतलब P का स्थान वहां पे तीसरा होगा, और 5 लोग हैं तो नीचे में P के 2 स्थान होंगे। अब लिख देता है लेकिन S से कम अंक प्राप्त किया, तो S से कम अंक यदि 2 लोग प्राप्त करेंगे तो P के जगह में S होना चाहिए था। और इसी क्वेश्चन में यही लाइन जो है विवाद उत्पन्न करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी मिलता है इसको ड्रॉप करिए, ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट होगा। इसमें हो सकता है ये जो लाइन है ये मिसिंग हो, ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ है। अगला, एक्स सीड से 7वें स्थान पर है जबकि वाई कक्षा रैंकिंग में नीचे से 16वें स्थान पर है। तो जब इस हायरार्की को आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे। एक्स का स्थान यदि मैं बोलूं तो ये ऊपर से 7वें स्थान पर है, और यदि मैं नीचे से बोलूं तो वही जो वाई है इसका जो स्थान है वो 16वां है, ये ऐसा हो जाएगा। और दोनों जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो दोनों स्थिति बदलेंगे, मतलब यहां जो है वो एक्स आ जाएगा, और जैसे ही एक्स आएगा इसका जो स्थान है वो ऊपर से 21वां हो जाता है, ऊपर से क्या 21वां हो जाता है। और इस तरीके से उसने पूछा नीचे से वाई की स्थिति क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं स्थान परिवर्तन पर स्थानों का योग हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और 16 हम लोग को मिलेगा 37, 37। तो यहां 7 ऑलरेडी है तो नीचे से जब आप देखेंगे तो 30 होगा, ताकि इनका भी योग 37 हो जाए, 37 हो जाए। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा। अगला, ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन, चूहे बिल्लियां और स्तनधारी। तो दोनों के दोनों चूहे और बिल्लियां स्तनधारी होंगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। अगला एक रिलेशन वाले क्वेश्चन है कि ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर की माता है। ये ऐसा आपको दिया है, तो ये मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। ठीक, अब नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें और बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी जो आगे बचे हुए 7 दिन है उन 7 दिनों में बेहतर ढंग से करें। ठीक है, आप अपने आप को अभी स्थिर बनाए रखें, शांत रखें और ऐसे उन नेगेटिव पीपल से बचें जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। उनके साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनसे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। क्योंकि अभी का समय ही ऐसा है जहां आप हर एक पॉइंट पे फील करोगे कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ चीजें छूट तो नहीं रही हैं। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिए, आपको केवल बस पेपर नहीं निकालना है। आप ये मान के चलिए कि आपको देश की सेवा वर्दी पहन कर करनी है। तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य जब आपके सामने होगा, तो क्या संशय, क्या चिंता, क्या तनाव, इन सभी को दूर करते हुए आप उन पहलुओं को ध्यान दोगे जो आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके दोस्त मित्र जो एसआई बने हुए हैं उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के, ठीक है, अपने माता पिता, समस्त जो, ठीक है, रिश्तेदार हैं उनके बारे में सोच करके, तो कुछ ऐसी चीजों को आप लेकर के चलें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कई सारी चुनौतियां अभी आपको प्राप्त होंगी, तो इन चुनौतियों को भी दूर करते चलें और अपनी तैयारी पर जोर दें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए और तनाव मुक्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।